नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से झटका दिया है। एसबीआई को अब इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी गुरुवार शाम 5 बजे तक देनी होगी। इसमें वो जानकारी भी शामिल है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर है और जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वाले और इसको भुनाने वाले राजनीतिक दलों का मिलान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका, इसने तो ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि वो इसका हलफनामा दे कि उसने सारी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई को अल्फा न्यूमेरिक नंबर और बॉन्ड की क्रम संख्या सहित सभी विवरणों का खुलासा करना होगा। इसने कहा कि अगर कोई खरीदा या भुनाया गया हो तो चुनाव आयोग एसबीआई से डेटा मिलने के बाद तुरंत अपनी वेबसाइट पर उसको प्रकाशित करेगा। चुनाव बॉन्ड पर आज जानकारी अधूरी देने पर एसबीआई की सीजेआई ने खिंचाई की है। सीजेआई ने राजनीतिक दल के प्रभाव की आशंका जताते हुए कहा कि हम मान रहे हैं कि आप यहां राजनीतिक दल के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही सीजेआई ने कहा कि फैसला साफ था कि सभी जानकारियां का खुलासा किया जाना चाहिए, चुनिंदा ना हो। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कुछ भी दोबारा नहीं किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए जो आपके पास है। सीजेआई चंद्रचूड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वकील मैथ्यू नेदुम्पारा पर भड़क गए। चीफ जस्टिस ने बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान नेदुम्पारा से कहा कि आप चिल्लाइए मत, ये कोर्ट है, तेज चिल्लाने की जगह नहीं है। अगर आपको याचिका दाखिल करनी है तो आवेदन कीजिए, हमें आपकी सुनवाई के लिए नहीं बैठे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपके लिए अपवाद नहीं बन सकते, ये फैसला सबके लिए है। जस्टिस गवाई ने कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि इस मामले की सुनवाई चल रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यहां तब आए यह फैसला दिया जा चुका है, हम अभी आपकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड ने अपनी पार्टी के लिए साल 2018-19 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले लोगों की पहचान को लेकर अजीब तर्क दिया है। दोनों पार्टियों ने कहा है कि उनके पार्टी दफ्तर में अज्ञात लोग आए और सीलबंद लिफाफे में इलेक्टोरल बॉन्ड दे गए। उन्हें नहीं पता ये चंदा किसने दिया। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को छापा है। रिपोर्ट के अनुसार जेडीयू ने अप्रैल 2019 में मिले 13 करोड़ रुपए में से केवल 3 करोड़ देने वाले डोनर्स की पहचान बताई है। वहीं टीएमसी ने किसी भी डोनर का नाम नहीं बताया है। बिहार में एनडीए में सीटों पर सहमति बन गई है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आर और हम ने सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी बड़े भाई की भूमिका में होगी। वहीं 16 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ेगी। समझौते के तहत चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएगी। सीटों की घोषणा करते हुए जेडीयू के सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार में एक तरफा लहर है, विपक्ष में अभी तो कोई तैयारी नहीं है, हमारी सारी तैयारी हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग के इस ऐलान पर लालू यादव की पार्टी राजद ने आपत्ति जताते हुए बीजेपी पर प्रहार किया है। बंगाल और बिहार में यूपी की आधी लोकसभा सीटें हैं। इसी संख्या का जिक्र करते हुए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि हमने एनडीए सरकारों के कार्यकाल में देखा है कि कैसे सरकारी संस्थानों, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जाता है। प्रचंड गर्मी में बिहार में 7 चरणों में वोटिंग करवाने का कोई तुक नहीं है, यूपी में ऐसा करना समझ में आता है। उन्होंने कहा कि बिहार में 7 चरणों में चुनाव दिखाता है कि यहाँ बीजेपी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े नर्वस हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो बीजेपी ने अपने शब्दों से पलटते हुए नीतीश कुमार को एनडीए में दोबारा एंट्री दी। अब ऐसे शेड्यूल का इस्तेमाल वो पीएम मोदी के ज़्यादा रैलियां प्लान करने के लिए करेंगे और एडवांटेज के लिए सरकारी मशीनरी का जमकर इस्तेमाल करेंगे। राजद प्रवक्ता ने बताया कि हम इस लंबे शेड्यूल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये वोटर्स को निराश कर सकता है। उन्होंने कहा कि एनडीए तेजस्वी यादव द्वारा नौकरियां देने के वादे से डरा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के बीच बिहार के लिए सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है और अगले कुछ दिनों में इस पर मोहर लग जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश मुद्दों को सुलझा लिया गया है और केवल 1 या 2 सीटों पर मुद्दे बचे हैं। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा। ये अंतिम चरण में है, 1 या 2 सीटों को लेकर कुछ मुद्दे हैं, लेकिन सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। तेलंगाना में पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मैं राहुल की चुनौती को स्वीकार करता हूं। शक्ति को बचाने के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि एक ओर शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि मुकाबला 4 जून को हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। बता दें, राहुल गांधी ने कहा था कि हम एक व्यक्ति बीजेपी या मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने इस शब्द को उठा लिया है। अपने शक्ति वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट के जरिए जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा उनके शब्दों को घुमाकर उसके अर्थ को बदलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लिखा कि जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वो एक ऐसी शक्ति हैं जिसने आज भारत की आवाज़ को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी, चुनाव आयोग, मीडिया, भारतीय उद्योग जगत और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। बता दें, असल में राहुल गांधी ने मुंबई में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा था कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने पलटवार किया। कांग्रेस ने राहुल गांधी की शक्ति वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के हमले के बाद पलटवार करते हुए सोमवार को कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने आसुरी शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात की, जिससे भाजपा एवं प्रधानमंत्री बिलबिला गए हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि ये लोकसभा चुनाव आसुरी शक्ति और दैवीय शक्ति के बीच होगा, जिसमें जीत दैवीय शक्ति की होगी। उन्होंने कहा कि अब ये देश आसुरी शक्ति से नहीं, दैवीय शक्ति से चलेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अब ये देश आसुरी शक्ति से नहीं, दैवीय शक्ति से चलेगा। उन्होंने कहा कि 10 साल जब कठुआ, उन्नाव, हाथरस में आपकी पार्टी बलात्कारियों के पक्ष में मोर्चे निकाल रही थी, तब शक्ति की उपासना याद नहीं आई। जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कौन सी शक्ति आपको चुप रख रही थी? जब महिला पहलवान सड़क पर थीं और ब्रजभूषण भीतर आपके घर में, तब कौन सी शक्ति की उपासना कर रहे थे? ये चुनाव दैवीय शक्ति और आसुरी शक्ति के बीच होगा और जीत दैवीय शक्ति की होगी। जीत राहुल गांधी की होगी, जीत इंडिया गठबंधन की होगी, जीत इस देश के नौजवान की होगी, जीत इस देश के किसान की होगी, जीत भारत माँ की होगी। राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने महाराष्ट्र में रैली के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक मुखौटा हैं, मास्क हैं। उनको रोल दिया गया है, एक्टर हैं कि आज सुबह ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। सुबह उठकर समुद्र के नीचे जाओ, 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। ईवीएम को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम के बिना नहीं जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी, सीबीआई सभी संस्थाओं में है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को एक मशीन दिखा दीजिए, खोलकर हमें दिखा दीजिए ये मशीनें कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट को दिखा दीजिए, लेकिन नहीं दिखाया। फिर हमने कहा कि इसमें जिससे कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, मशीन चलाइए, कागज की गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता है कि ईवीएम की गिनती हो जाए। मुंबई के धारावी में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई एक राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। उन्होंने नौकरशाही में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के कम प्रतिनिधित्व की बात करते हुए कहा कि हालात बेहद खराब हैं। राहुल ने कहा कि जब ये मुद्दा उठाते हैं तो पीएम मोदी डरते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अंदर के सिस्टम को जानता हूं, इसलिए मोदी जी डरते हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को 6 राज्यों में गृह सचिवों को हटाने के आदेश जारी किए हैं। जिन राज्यों के अधिकारियों के लिए आदेश जारी किए गए हैं उनमें गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के ट्रांसफर का भी निर्देश दिया गया है। वैसे चुनावों से पहले अधिकारियों के तबादले का फैसला सामान्य कदम के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों की हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा से उनकी अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि उनकी अयोग्यता पर रोक नहीं लगाई जाएगी। साथ ही इस सवाल की जांच करने पर भी सहमत हुआ कि क्या हाल ही में घोषित नए उपचुनाव को निलंबित किया जाना चाहिए। तेलंगाना की राज्यपाल टी सौंदरराजन ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके बीजेपी से चुनाव लड़ने की संभावना है।
टी सौंदरराजन के पास पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी है। सौंदरराजन 2019 तक तमिलनाडु भाजपा की प्रमुख थी। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहे ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रविवार 17 मार्च को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें 18 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। अब जानकारी सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी के समन पर पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने ईडी के इस समन को गैर कानूनी बताया है। पार्टी ने कहा है कि जब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, तब उन्हें बार बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन ने अर्जी लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब उन्हें आज ही सरेंडर करना होगा। चीन की सेना ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा किया है। उसने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का आंतरिक हिस्सा है। चीन ने इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अरुणाचल दौरे का भी विरोध किया था। चीन का ये बयान भारतीय सेना की ओर से अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल के निर्माण के जरिए अपनी सैन्य मजबूती की कोशिश के बाद आया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत मानता है। -12 डिग्री तापमान के बीच एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का आमरण अनशन 13वें दिन भी जारी है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर वांगचुक ने 6 मार्च से आमरण अनशन शुरू किया है। हालांकि सरकार उनकी बात को अनसुना कर रही है और मीडिया भी इस खबर पर पर्दा डाले हुए है। व्लादिमीर पुतिन का 5वीं बार राष्ट्रपति बनना हमेशा से तय था। उनके सामने 3 उम्मीदवार थे और वो तीनों ही क्रेमलिन की ओर से खड़े किए गए लोग थे। लेकिन जब उनकी जीत हुई और कुल वोट का 87% हिस्सा पुतिन को मिला, तो उन्होंने कहा कि रूस का लोकतंत्र कई पश्चिमी देशों के लोकतंत्र से कई ज़्यादा मजबूत है। लेकिन सच ये है कि इस चुनाव में एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिसकी विश्वसनीयता हो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीतते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका में अब लोकतंत्र खत्म हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं नहीं जीता तो पूरे देश में खून खराबा हो सकता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।